अब तक शहर में कितने प्रोजेक्ट्स करे होंगे? शहर में RSPL हो गया, अपना भगवती फूड्स ब्रिटानिया वालों का हो गया, कार्ड लॉजिंग RDH किया है अभी रिसेंटली। मुझे ऐसे देखा जाए तो बहुत है, बट अवेयरनेस लोगों में अभी थोड़ी सी कम है। आपका काम केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है या आप उसके अंदर अपनी नॉलेज को इवोक कराना भी आपका काम? नहीं, देखिए, हम लोग का बेसिकली काम सर्विस प्रोवाइड करना तो है, बट साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग का जो नॉर्म्स है वो किस हिसाब से बना हुआ है। फायर सेफ्टी के जैसे अक्सर ये आजकल इश्यूज आते हैं, पतली गलियों में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस पाई, ये नेग्लिजेंस होती है या फिर इग्नोरेंस होती है? फायर ब्रिगेड गाड़ी तो नहीं घुस पाती वहाँ पे, बट अब तो बाइक 2 व्हीलर भी आ गए हैं फायर ब्रिगेड के, उससे इजीली रीचिंग हो जाती है। आपने फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में क्या चेंजेस आते देखे? 2016 की NBC आई, उसमें तो आपका सेकंड स्टेयर्स मैंडेटरी कर दी है। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिसहैपनिंग हुई थी, सेकंड स्टेयर्स नहीं थी। हेलो एंड वेलकम टू स्पेस एंड स्टोरीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर टॉक शो, जहां मुलाकात करते हैं बेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर एक्सपर्ट से ताकि आपकी बिल्डिंग बन सके कुछ अलग, कुछ बेहतर। आज के शो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उदित साहनी फ्रॉम RS ट्रेडर्स, डीलिंग इन द फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। फायर सेफ्टी के बारे में मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि nobody loves the guards till the enemy is at the gates. So fire safety and security are those guards against the enemy fire, which is prominent in today's complex building construction structures. Now let's talk about the fire safety standards एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स विद मिस्टर उदित साहनी। शो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक्स उदित फाइनली फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। एंड फायर सेफ्टी तो एक बिल्डिंग का साइलेंट और इंटीग्रल पार्ट है। डेफिनेटली। लोग ध्यान नहीं देते, हम समझाते रह जाते हैं। सही बात है। तो now being on the show and being the fire safety expert, थोड़ा सा अपनी फर्म RS ट्रेडर्स के बारे में एंड थोड़ा सा फायर सेफ्टी के बारे में लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयर करिए। My name is Udit Sahni and from RS Traders, and we deals in complete fire safety and security items like hydrant system, fire smoke detectors, fire smoke extraction system, CO2 flooding system. We deals, and my firm established since 1998. So now speaking about the since 1998 आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे शहर के अंदर। सो आपकी फर्म ने और आपने RS ट्रेडर्स ने अब तक शहर में कितने प्रोजेक्ट्स करे होंगे 30 साल में इन टर्म्स ऑफ लेडिंग? वैसे तो बहुत सारे आपने करे होंगे 30। प्रोजेक्ट्स देखिए, ऑल ओवर यूपी हो गया एंड अदर स्टेट्स हो गया, सब बहुत किए हैं, बट शहर में लाइक RSPL हो गया अपना, एंड सेल्जर हो गया, भगवती फूड्स ब्रिटानिया वालों का हो गया, एंड आपका ग्रीन पार्क में भी रिसेंटली प्लेयर्स पवेलियन जो बना था वो प्रोजेक्ट किया, कार्ड लॉजिंग RDH किया है अभी रिसेंटली। बट हाँ, कह सकते हैं आप। एंड मुझे ऐसे देखा जाए तो बहुत है, बट अवेयरनेस लोगों में अभी थोड़ी सी कम है, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फायर सेफ्टी की अवेयरनेस तो हमेशा से कम रही है। लोग पैसा बचाने की होड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह कम पैसे में काम हो जाए और NOC मिल जाए, बट वो मिलना बहुत टफ है आज के टाइम पे। फायर सेफ्टी सिस्टम की रिलेवेंस क्या रहती है? रिलेवेंस देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग किस उस पर बनी हुई है। लाइक क्या मतलब कि बिल्डिंग की आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हॉस्पिटैलिटी इज़ अ डिफरेंट पार्ट, कॉमर्शियल इज़ अ डिफरेंट पार्ट, इंस्टीट्यूशनल इज़ अ डिफरेंट पार्ट, एंड इंडस्ट्रियल इज़ अ डिफरेंट पार्ट। डिपेंड ऑन द बिल्डिंग कि क्या रिक्वायरमेंट, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। हॉस्पिटल्स में अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, अलग नॉर्म्स होंगे, स्कूल्स में अलग नॉर्म्स होंगे, एंड आपका कॉमर्शियल में नॉर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे, बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, एंड अपार्टमेंट रेजिडेंशियल जो पार्ट होता है क्लास, उसमें भी बहुत डिफरेंट होते हैं। सबकी कैटेगरी डिवाइड की हुई है NBC ने, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो इसके अंदर फायर सेफ्टी डिज़ाइन प्लानिंग में एज अ फायर सेफ्टी एक्सपर्ट आपका काम
केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है या फिर आपका काम उसके अंदर अपनी नॉलेज या कोड को इवोक कराना भी आपका काम होता है? नहीं, देखिए हम लोग का बेसिकली काम सर्विस प्रोवाइड करना तो है, बट साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग का जो नॉर्म्स है, स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का है वो किस हिसाब से बना हुआ है। लाइक बिल्डिंग जैसे अपना 1G प्लस बेसमेंट G+1 हो गया, तो उसमें नॉर्मल आप एक्सटिंग्विशर्स इजीली लगवा सकते हैं, कॉमर्शियल अगर है तो। और डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, इन केस अगर वहाँ पे कोई स्कूल, अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई एक फ्लोर का स्कूल खुलता है, कोई ऑफिसेज खुलते हैं, तो वहाँ पे आपका स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स एंड हाइड्रेंट सिस्टम कंपलसरी हो जाता है। तो एक स्कूल वर्सेस एक हैवी एक मीडियम सर्विस इंडस्ट्री या फिर मीडियम प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है जिसको बोलते हैं, वर्सेस अ स्कूल वर्सेस अ कॉमर्शियल मॉल, हाँ, अलग अलग में फायर सेफ्टी चैलेंजेस क्या रहते हैं एंड इसकी अंडरलाइंग प्रिंसिपल की बात करें तो फायर सेफ्टी को नेग्लेक्ट करने के लॉसेस किस बिल्डिंग में किस लेवल तक आते हैं? देखिए मेन ये रहता है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया अपना, वहाँ पे NOC मिलना बहुत टफ होता है, बिकॉज कई फैक्ट्रीज केमिकल बेस्ड होती हैं जो हाई फ्लेमेबल होती हैं, उनके नॉर्म बहुत डिफरेंट होते हैं, जिनके नॉर्म्स पूरे करना ही एक चैलेंज होता है ओनर को। हमारे लिए भी चैलेंज है, चैलेंज उनके लिए भी है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाता है, ओवर हो जाते हैं, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जल्दी आदमी कि फायर के नॉर्म्स इतने ज़्यादा है यूपी में। अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अपने यहाँ, बट उसको फॉलो करना जितना टफ है, उतना टफ आई डोंट थिंक कि किसी अदर सेक्टर में चैलेंज होते होंगे, क्योंकि आदमी को नॉलेज कम है, डिमांड ज़्यादा है, नॉलेज कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लाइक इजी वे में जो बेस्ट टू बेस्ट हो पाए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दें इजीली, एंड उनको NOC प्रॉपर वे में फायर ब्रिगेड के थ्रू प्रोवाइड करें, या फायर ब्रिगेड अपना NOC उनको प्रोवाइड करें। इसके चैलेंजेस में इसके अलावा जैसे हम थोड़ा सा बात पहले फायर सेफ्टी की थोड़ी सी बात करेंगे। फायर सेफ्टी के जैसे अक्सर ये आजकल इश्यूज आते हैं, पतली गलियों में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस पाई, ये नेग्लिजेंस होती है या फिर इग्नोरेंस होती है टोटल? देखिए अब तो काफ़ी सारे व्हीकल्स ऐसे आ गए हैं, लाइक फायर ब्रिगेड गाड़ी तो नहीं घुस पाती वहाँ पे, आप यू आर कम्प्लीटली राइट, बट अब तो बाइक 2 व्हीलर भी आ गए हैं फायर ब्रिगेड के, जिसमें वाटर टैंक होता है, उसी के अंदर मोटर लगी होती है, उससे इजीली रीचिंग हो जाती है। एंड अगर अगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हॉस पाइप जो होता है, वो हम लोग क्या करते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले उसको एक्सटेंड करते रहते हैं 15, 30, 45, 60, देन उससे बढ़ते तो इजीली रीचिंग हो जाती है। एंड सारी फैसिलिटी उनके टैंक में, जो उनकी गाड़ी होती है, एवरीथिंग दे प्रोवाइड। जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, जैसे आपने जो बताया अभी, ग्रीन हाउस पे ग्रीन पार्क का हो गया, RSPL का हो गया, एंड अपने कार्डियोलॉजी की बात करी, इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ द फायर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन? प्लानिंग की होती है, जितने भी ऐसा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी हम लोग को एक ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग को वर्क करना पड़ता है, एंड बिट ऑफ चेंजेस कुछ अगर ऐसा होता है तो फिर आर्किटेक्ट के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू हम लोग डिस्कस करके उसको कवर अप करते हैं। एंड उसके बाद हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी है, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी वर्क होते हैं सारे एज़ पर नॉर्म्स होते हैं, एंड हैवी से हैवी मटेरियल यूज़ करते हैं एंड इंस्टॉल करवाते हैं, जो 10 ईयर 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक प्रॉपर चलते रहे। प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे RSPL हो गया, कानपुर क्लब हो गया, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे भगवती आपने बताया ब्रिटानिया का, इन सेक्टर्स में भी ये चीज़ होती है, या फिर इस सेक्टर में भी लोग सोचते हैं यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के नाम पे नेगोशिएशन? नहीं, देखिए जितने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनकी जो है एरियाज़ बहुत बड़े होते हैं, राइट। अपना कानपुर क्लब ले लो आप, RSPL की फैक्ट्रीज़ ले लो, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ भी ले लो आप, ब्रिटानिया वालों का जो अभी मैं बिहार में रिसेंटली काम चल रहा है,
बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है, वो पैसे का इतना नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मेरी फैक्ट्री कैसे सेफ रहे, मेरी प्रॉपर्टी कैसे सेफ रहे, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वर्क कराते हैं, उसमें कॉस्ट कटिंग ये लोग नहीं सोचते। एंड जो ये तो हैवी इंडस्ट्री की बात हो गई, जिनके लिए मटेरियल एंड एसेट सेफ्टी की वैल्यू समझते हैं, Exactly. लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। डेफिनेटली। बट जहाँ मीडियम इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, फॉर लोग उसको एक एक्सपेंस की तरह लेते हैं, एक सेफ्टी मेजर या एक इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लेते हैं, वहाँ पे हाउ डू यू डील विद द सिचुएशन? देखिए क्या होता है कि हम लोग बेसिकली पहले जैसे नॉर्मल 4 या 5 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, अब पार्टी कहती है कि आपको क्या बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना है, एंड कम से कम खर्चे में हमें एनओसी चाहिए, मतलब कम से कम आपका फायर का खर्चा हो जाए और हमें फायर ब्रिगेड वाले ईज़िली एनओसी प्रोवाइड करा दें, वो जो पॉसिबल नहीं है। फायर ब्रिगेड भी आती है, अब तो सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है काफ़ी टाइम से, तो वो अगर आएंगे भी, अगर नॉर्म्स इनकेस पूरे नहीं हैं तो बिल्डिंग की एनओसी रिजेक्ट कर देंगे। तो कॉस्ट कटिंग तो देखिए होती है, जब इवन मैं कोटेशन भी देता हूँ किसी पार्टी को, 3 कोटेशन रखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि मैंने पॉइंट्स कितने दिए हैं, सेकंड पर्सन के पॉइंट्स कितने हैं, थर्ड पर्सन के पॉइंट कितने हैं कोटेशन में, आदमी देता है टोटल कितना है, कैलकुलेशन है कि टोटल कितना है, ये टोटल जिसका मिनिमम होगा उसको पिक करते हैं। बट ये कि हाँ, अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग अवेयर हो रहे हैं, और केडीए ने भी अब तो ये आई थिंक रूल ऐसा बना दिया कि बिना क्या बोलते हैं आपका फायर एनओसी के, फायर नॉर्म्स के, आप केडीए अप्रूव नहीं करा सकते बिल्डिंग। ओके, फायर एनओसी को फॉलो किए बिना केडीए से बिल्डिंग अप्रूव नहीं हो सकती है। कोई भी आपको एनओसी नहीं मिल सकती, पॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता, राइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको इजीली नहीं मिल सकती। लाइक जैसे हम टिपिकली देखते हैं, फायर सिलेंडर है, स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, एंड देयर आफ्टर योर फायर होल्स। ये तो 4 चीज़ें किसी भी बिल्डिंग के अंदर मैंडेटरी हैं, आजकल मिलती ही मिलती हैं। तो इन चारों आइटम्स में से अगर कोई बंदा एक 3 कोटेशन रख के बैठा हुआ है फाइनल करने के लिए, तो अगर सिलेंडर में, स्प्रिंकलर में, डिटेक्टर में और होज में, इन चारों में हाईलाइटिंग टू चेक पॉइंट्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? एक्चुअली क्या है ना, आजकल लोगों को क्या लगता है कि बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, और कहीं आग लगती है, ठीक है, उनको ये लगता है कि यार आग बुझती नहीं, चलते कहाँ है फायर इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली उनको लगता है नहीं चलते भाई, बट ऐसा नहीं है, फायर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी वहाँ पे। तो अगर हम उसको मंथ में 2 बार एटलीस्ट उसको ऑपरेट करवाएं, डेमोस्ट्रेशन कराएं, हम तो देखिए साल भर जैसे कोई काम करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो साल भर की वारंटी हमारी होती है, मंथ में एटलीस्ट 2 टाइम्स हम लोग डेमोस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ का, क्योंकि स्टाफ बदलता रहता है, आज ये स्टाफ है, कल को कोई दूसरा छोड़ के चला गया तो तीसरा स्टाफ आ गया, मतलब नए फेसेस आ जाते हैं, तो उनको हम लोग ईजिली गाइड करते हैं। एंड उसके बाद आप क्या बोलते हैं, होने के बाद डेमो हम लोग 2 बार डेमो कराते हैं, उसके बाद फिर डेमो कराते हैं, 12 महीनों में हम लोग 2 बार डेमो कराते हैं, आपका 24 बार हो गया, राइट। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डिंग ओनर की, या जो भी प्रेमिसेस है, होटल है, हॉस्पिटल है, कोई भी है, या तो आप AMC लीजिए, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है, या तो आप AMC लीजिए, अदरवाइज आप जब मैं डेमो कराता हूँ तो डेमो के साथ साथ लोग सीखते ही होंगे, ऑब्वियसली जिनको सिखाया जाता है वो सीखते हैं, ऑब्वियसली सीखते हैं, तो ट्रेनिंग सेशन बहुत सी पार्टी मेरी ऐसी है कि जो डेमो कराने के बाद वो उनका स्टाफ अपने आप ही सैटरडे ऑपरेट कर लेता है, पंप पूरा होस पाइप एंड हाइडेंट में सब फिक्स करके सब वो खुद कर लेते हैं। इवन मुझे पिक्चर वीडियोज़ ही भेजते हैं वो कि आज देखिए भैया मैंने ये करवा लिया, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। बट यही चीज़ है ना कि अगर ऐसा चलता रहा तो इक्विपमेंट्स ऑब्वियसली वर्क करेंगे, हाँ, टाइम टू टाइम चेक हो रहा है, इससे क्या होगा, आपका मोटर प्रॉपर वर्क करेगी, ख़राब नहीं होगी, इक्विपमेंट्स प्रॉपर स्मूथ चलेंगे, पाइप जो आपका ड्रेन जो फायर जो हाइड्रेंट सिस्टम वेटराइजर जाता है, वेटराइजर जिसे कहते हैं, उसके अंदर जंग नहीं लगेगा भाई, पाइप के अंदर पानी पड़ा रहेगा 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, तो पानी सड़ेगा, काला होगा, और सड़ने के साथ साथ पाइप में भी जंग लगेगा,
तो पाइप में पानी ड्रेन होगा तो ऑब्वियसली पाइप की लाइफ बढ़ेगी, मोटर की लाइफ बढ़ेगी, लोग अवेयर होंगे, और उसके साथ साथ आस पड़ोस की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें काम नहीं हुआ है वो भी सेफ रहेगी। राइट। जैसे आपने बोला फायर के अगेंस्ट अवेयर नहीं है, एक्सपेंसेस लेते हैं। लेट्स कम टू मॉनेटरी टर्म्स। फायर सेफ्टी एक्सपेंस वर्सेस द मिस हैपनिंग सेफगार्ड का जो सेविंग्स होती हैं उसके अगेंस्ट इसको एक फायर सेफ्टी इंश्योरेंस की तरीके से मान के चलें, इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह मान के चले, या फिर इसको एक एक्सपेंस ही मान के चले इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स? देखिए, एक तरह देखा तो इंश्योरेंस प्रीमियम ही है ये, ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रीमियम ही कहेंगे। एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आप ही ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, उसमें आपकी कितनी कॉस्टिंग लग गई होगी? अराउंड 3 करोड़ रुपीज़, 3 CR आपकी लग गई होगी, राइट? ठीक। उसमें अगर आपने 10% भी या 8 to 10% आपने अगर फायर का वर्क करा लिया तो पॉलिसी हुई और क्या हुई? ऑब्वियसली पॉलिसी हुई हो। ओके। बट लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि यार, मैं वही बात आ गई, मैंने वही आपको बोला कि लोग सोचते हैं कि वर्क करते हैं नहीं करते हैं। आप घर में कार लेते हो, साइकिल लेते हो, बाइक लेते हो, प्रॉपर चलाते हो, तो वैसे ही उसको भी आप डेमोस्ट्रेशन कराओ ना एवरी मंथ। महीने में आप 2 बार कराओ, 3 बार कराओ। आदमी कार सीखता है, 10 बार चलाएगा सीखेगा। एज इट इज़ ये भी बंदा 10 बार चलाएगा तो सीखेगा ही सीखेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत ईजी स्टेप है, बट करना तो खुद ही पड़ेगा क्योंकि मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक सिर्फ स्प्रिंकलर्स होते हैं। वैसे इतने टाइम के अंदर जैसे आप अपने टाइम से काम कर रहे हैं, आपने फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में क्या चेंजेस आते देखे? रिक्वायरमेंट्स में अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। बहुत पहले तो एक्सटिंग्विशर से लोग काम चला लेते थे, नॉर्म्स धीरे धीरे चेंज हुए। 2005 की NBC आई, 25 की NBC आई, उसमें नॉर्म चेंजेस हुए। फिर 2016 की NBC आई, उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए। उसमें तो आपका सेकंड स्टेयर्स मैंडेटरी कर दी है। कितनी आपने दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिसहैपनिंग हुई थी, बच्चे जल गए थे, राइट। सेकंड स्टेयर्स नहीं थी, राइट? कानपुर में अपने चमनगंज में एक फैक्ट्री और ऊपर उनका घर था, वहाँ भी रिसेंटली 5-6 महीने आई थिंक हुए होंगे, उसमें मिसहैपनिंग हुई। सो देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स एंड एडवांस मैकेनाइजेशन, मल्टी हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, मॉडर्न एज कमर्शियल्स, इन सब के बीच में फायर सेफ्टी नेसेसिटीज़ एंड डिमांड्स कैसे बढ़ी हैं? गवर्नमेंट ने NBC में इम्प्रोवाइजेशन किया है, NOCs अपग्रेड हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में फायर सेफ्टी डिमांड्स कैसे बढ़ी हैं? डिमांड्स देखिए इसलिए बढ़ी हैं कि बिल्डिंग्स की हाइट जितनी बढ़ती रहती है, जितनी एक 10 मीटर क्राइटेरिया है, राइट? 10 मीटर, देन 12 मीटर, लास्ट आता है 15 मीटर। 15, 12, 10 के नॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। देन जब 15 मीटर प्लस आता है बिल्डिंग की हाइट, तो उसमें नॉर्म्स में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग की हाइट अगर 15 मीटर प्लस 15.1 भी अगर होती है तो उसमें आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक अराउंड 1 लाख लीटर का, उसके बाद डीजल जॉकी पंप, टेरेस पंप, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग पंप की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्डिंग के फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग मेंशन की जाती है, देन इंस्टॉल की जाती है। एंड 20 मीटर प्लस जाएगी अगर बिल्डिंग की हाइट तो उसके नॉर्म्स और बदल जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, फैक्ट्रीज अपग्रेड हुए हैं, इनके अंदर फायर सेफ्टी का रिलेवेंस कितना बढ़ गया है? काफ़ी बढ़ गया अब तो। कितनी आग लगी है लास्ट ईयर से, फैक्ट्रीज में बहुत आग लगी है, बहुत ज़्यादा, और लोग अवेयर भी हुए हैं बहुत। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि एक्सपेंस के लिए वो इतना सोचते ही नहीं है। फायर इक्विपमेंट्स अगर वो लगना है तो लगना है। कितनी फैक्ट्रीज़ में हम लोगों ने, सेजर हो गया आपका, एक्यूमेन हो गया, ऐसी फैक्ट्रीज़ में रनिया में जो है हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ट्यूबिंग सिस्टम लगवाया है, जिसे फायर सस्पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, CO2 फ्लोटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको।
CO2 फिल्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब फैक्ट्रीज़ में, जितने भी मशीन्स लगी रहती हैं उसमें जगह जगह पे इतने पॉइंट्स होते हैं। फ्लोरिंग का फ्लो एक पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर 6 फीट का एरिया है, 6 बाय 6 का है, तो 6 बाय 6 में हमें 3-3 फीट पे 2-2 फीट पे CO2 फ्लोरिंग का पॉइंट देना पड़ेगा। कोई मिसहैपनिंग होती है उसका बटन हम साइड में दे देंगे, पूरी ट्यूबिंग करके। उनका जो मेन CO2 सिलेंडर होता है वो बैक साइड में होता है, वो कॉपर वायरिंग से कनेक्शन होते हैं पूरे उनके। जैसे ही कोई मिसहैपनिंग कोई भी होती है, प्रेस करना होता है, देन CO2 प्रॉपर वे में आ जाता है। ये CO2 सिस्टम्स वर्सेस द नॉर्मल ड्राई पाउडर सिस्टम्स जो होते हैं या वाटर जेट सिस्टम्स होते हैं, ये बेटर कैसे है इन टर्म्स ऑफ द न्यू इक्विपमेंट्स? तो ये सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। ABC में ड्राई केमिकल पाउडर होता है, A सॉलिड, B लिक्विड, C गैस। CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो क्या करता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, लैब्स हो गई, वर्क करेगा एंड किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू ABC, राइट। एंड ABC पे अगर आप जाएंगे वो आपका आग तो बुझा देगा, बट जो उसका पाउडर जो फैलता है ना, जो ऑपरेट करता है उसको भी हार्म कर सकता है, राइट। अगर उसने अपनी सेफ्टी नहीं रखी, तो मास्क पहन के एंड फेस को पूरा कवर अप करके नहीं रखा, तो उसको भी हार्म करेगा। एंड ऑब्वियसली जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसको तो हार्म तो करेगा, आग तो बुझ जाएगी, बट किसी ना किसी एंगल से हार्म कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किचन में लोग ABC रखते हैं मोस्टली आजकल, तो किचन में भी लोगों को कॉस्टिंग की वजह से लोग ABC रखते हैं। तो CO2 से क्या होता है कि कोई मिसहैपनिंग होती है, खाना बन रहा है किचन में, इवन वो शेफ़ बना रहा हो किसी होटल में, इवन किसी घर के किचन में हो, किसी भी किचन में हो, उसमें अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, ऑपरेट करोगे तो ABC में पाउडर निकलता है जो पूरा खाना आपका बेकार कर देगा। CO2 में ऐसा है ही नहीं। CO2 किसी भी एंगल से किसी को हार्म नहीं करेगा। CO2 से इजीली आगे बुझ जाएगी एंड जो भी आपका स्टफ होगा वैसे का वैसा रहेगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक को लेकर के लोगों में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है? देखिए, अवेयरनेस का ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग के नॉर्म्स क्या कहते हैं। अंडर वाटर टैंक जो होता है, डेफिनेटली बिल्डिंग के नॉर्म्स में अगर आएगा तो बिल्डर को और ओनर को वो कंस्ट्रक्शन करवाना ही पड़ेगा। दे हैव टू कंस्ट्रक्ट, कॉज विदाउट अंडरग्राउंड टैंक अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर प्लस नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ 50 मीटर प्लस होती है तो उसमें अंडरग्राउंड टैंक मिनिमम 1 लाख लीटर प्लस डीजल पंप एज पर बिल्डिंग। मैं कैपेसिटी तो नहीं बता पाऊँगा, बिल्डिंग की हाइट क्या है। बिल्डिंग की हाइट किसी की 16 मीटर होती है, किसी की 18 मीटर होती है, किसी की Right. 21 मीटर होती है। तो उस टाइम जब कोटेशन हम लोग देते हैं तो हम लोग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग मेंशन करते हैं, राइट। ठीक है। देन जॉकी पंप इंस्टॉल करना पड़ता है एंड एक डीजी पंप तो ऑब्वियसली होता ही होता है, एंड इलेक्ट्रिक पंप होता है। डीजी पंप का रोल ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल डीजी पंप का यही होता है कि जब कोई मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले लाइट्स हम लोग कट ऑफ करते हैं, राइट। तो फायर इक्विपमेंट्स ऑपरेट कैसे होंगे आप बताइए, कुछ आइडिया आपको? जाहिर सी बात है, थोड़ा अच्छा बहुत तो कुछ है आइडिया। कि अगर कैसे पावर operate कट हो गया तो बैटरी बैकअप दे नहीं सकते, फायर कैसे बैटरी बस कर सकती है, तो एक ऑल्टरनेट पावर सोर्स तो हमको चाहिए ही। दैट्स वाई हम लोग डीजी सेट इंस्टॉल करते हैं, इसे डीजल फायर पंप बोलते हैं। वो अंडरग्राउंड टैंक में ही इंस्टॉल किया जाता है। स्कूल के नॉर्म से टैंक जल्दी आता ही नहीं है, कॉलेजेस में आता है। जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, लाइक PSIT हो गया, नारायणा हो गया, ऐसे कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी स्कूल्स में G+1 या G+3 अगर होता है, G+4 भी होता है, तो उसमें भी हम हाइडेंड एंड होजल का प्रोविज़न देते हैं एंड ओवर टैंक देते हैं, दैट्स इट। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि परमानेंट कोई नहीं रहता स्कूल में। जैसे हॉस्पिटल, होटल्स में नाइट में भी लोग रुकते हैं, तो आग लगने से लोगों के मरने की संभावना ज़्यादा होती है। उनको सो रहे होते हैं, पेशेंट सो रहे होते हैं हॉस्पिटल में, होटल में
गेस्ट आए होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उनको एकदम से उठने में भी टाइम लगता है। स्कूल्स में 10 सुबह मॉर्निंग में 9 बजे 8 बजे स्टार्ट होता है, 12 1 या 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है, सब चले जाते हैं। तो दैट्स वाई जो एनबीसी कहती है उसमें स्कूल के नॉर्म्स बहुत डिफरेंट है, बहुत लो हैं स्कूल के नॉर्म्स। कॉलेजेस के थोड़े बढ़ जाते हैं, जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, एंड बाकी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए तो मैंने आपको बताया ही है। रही बात डीजी की, तो मैं डीजी वापस आता हूँ। डीजी जिसे डीजल फायर पंप बोलते हैं, डीजी इज़ अ डिफरेंट पार्ट। डीजी जिसे कहते हैं जनरेटर भी कहते हैं, वो जनरेटर तो अलग हो गया जिससे हम लोग घर में बिजली लाते हैं, यहाँ सोसाइटी में, यहाँ फैक्ट्रीज में, जिससे बिजली चलती है। जो फायर डीजल पंप होता है उसका रोल ये होता है कि कोई मिसहैपनिंग होती है, सबसे पहले हम लोग लाइट कट ऑफ करते हैं, जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है, राइट। आदमी स्टेयर से उतरेगा, राइट, स्टेयर से उतरेगा तो स्टेयर्स के पास एक्सटिंग्विशर्स भी लगे होंगे। बंदा एक्सटिंग्विशर्स लेके, जो नॉलेज जिसको होगी या जिसको थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस होगी, वो एक्सटिंग्विशर लेके साथ में ही नीचे उतरेगा, राइट। एंड डीजी पंप का रोल ये तो उसमें कोई भी उसको बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। आप कार स्टार्ट करते हैं, बैटरी से स्टार्ट करते हैं, कोई बिजली करंट नहीं देते उसमें। एज इट इज़ डीजल फायर पंप भी ऐसे ही होता है, उसमें सेल्फ लगा होता है, पूरा कनेक्शन होता है, राइट। सेल्फ स्टार्ट करिए आप, डीजी पंप आपका ऑन हो जाएगा, उसको लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उससे भी हम लोग फायर सिस्टम ऑपरेट करके सारी चीज़ें करके आग बुझा सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। तो मतलब बिल्डिंग के अंदर अगर फायर ब्रिगेड अगर अपना एक एनबीसी कोड के फॉलो करते हुए बिल्डिंग में जब हम बनवाते हैं, तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू डील विद द फायर इन आवर बिल्डिंग। हाँ, डेफिनेटली। हमें डिपेंडेंस नहीं है। जैसे मैंने भी देखा था गुड़गांव में एक दफ़ा एक फैक्ट्री, एक एडिडास शोरूम में आग लगी थी, गोडाउन में आग लगी थी। गोडाउन होने की वजह से शायद उसमें नहीं था, तो वहाँ पे एक नियर बाई फैक्ट्री थी, उसके अंदर से उन्होंने 21 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की भर के दी थी वहाँ से। दी होंगी, फैक्ट्री होगी वो, ऑब्वियसली दी होंगी, क्योंकि वो क्या टैंक की कैपेसिटी होगी, उनके पास फायर ब्रिगेड इनलेट लगा होगा, जिसे 2 वे और 4 वे कहते हैं, 6 वे भी आता है, 8 वे भी आता है। कोई मिसहैपनिंग अगर होती है किसी भी नियरेस्ट प्लेस में, अगर फायर इक्विपमेंट्स लगे हैं, तो हम लोग 2 वे भी देते हैं। बिल्डिंग की कैपेसिटी, बिल्डिंग का एरिया बहुत बड़ा तो 4 वे भी देते हैं, तो फायर ब्रिगेड वाला उसमें अपना आउटलेट लगा के, इनलेट आउटलेट कनेक्ट करके देन पानी वो ले भी सकते हैं, एंड पानी वो बिल्डिंग में सप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इनके अंदर हम फायर सेफ्टी के जेनरिक नॉर्म्स क्या मान के चलने चाहिए एनबीसी के अकॉर्डिंग, एंड क्या है इसमें चारों के अंदर क्या क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं फायर सेफ्टी में अलग अलग? सबसे पहले आपने क्या बताया था? तो हमारे इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल पे ही आते हैं। इंडस्ट्रियल में कई तरीके की चीज़ें होती हैं, किसी में लोहे का काम होता है, किसी में मशीनरी का काम होता है, किसी में खाली लोहे का काम होता है, खाली वेल्डिंग होती है किसी में केमिकल का वर्क होता है, जो हाई फेमल बोलते हैं हम लोग, राइट। उसके नॉर्म्स बहुत ही अलग होते हैं, राइट। किसी में कोई खाने की फैक्ट्री होती है, नमकीन की फैक्ट्री होती है, बिस्किट्स की फैक्ट्री होती है, बाकी सब के नॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है फैक्ट्री का। अगर एरिया बहुत बड़ा है तो हम लोग रिंग लाइन देते हैं, जिसे फायर रिंग लाइन बोलते हैं हम लोग, यार्ड आइडेंट बोलते हैं। वो यार्ड पूरे चारों तरफ सपोर्ट देके हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, इससे प्रॉपर एक कोना सेफ रहता है। ओके। उसके बाद आप कॉमर्शियल पे आ जाएं। कॉमर्शियल में इनकेस अगर बिल्डिंग की हाइट 10 से 12-15 मीटर भी है, तो उसमें नॉर्मल हर फ्लोर के स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, ओवरहेड पंप एंड टैंक तो मिनिमम 25 to 30,000 लीटर होना ही चाहिए। एंड बेसमेंट है तो 5,000 प्लस हो जाएगा। इन केस ऑफ बेसमेंट को एक एक्स्ट्रा माना जाता है। बेसमेंट अगर होता है तो उसमें 25,000 लीटर अगर है तो प्लस 5,000 लीटर ऐड ऑन करना पड़ेगा। ओके।
इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में अगर G+1 है तो उसमें ओनली होजिल से काम चल जाएगा एंड ओवर अ टैंक लगता है, ओवर अ पंप टैंक के साथ, वो भी सीमेंटेड 10,000 लीटर का मिनिमम चल जाएगा। G+2 होता है तो उसमें आपका उसमें भी होजिल ही चलेगी आपकी। G+ अगर 3 हो जाएगा तो आपका हर फ्लोर पर हाइडेंट वॉल प्लस होजिल, होज बॉक्सेस, ओवरहेड पंप की कैपेसिटी बढ़ जाएगी एज पर बिल्डिंग एरियाज। और इसके अलावा हम अगर बात करें एडवांस सिस्टम्स आज की डेट में क्या क्या आए हैं पिछले 5 साल में? एडवांस सिस्टम अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने रीजेंसी में हॉस्पिटल में सप्लाई किया था, इंस्टॉल भी करवाया था। CO2 सस्पेंशन, ABC फायर सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं उसे। वो पैनल्स जैसे एक टाइम पे पैनल्स लगते थे, उसमें कोई मिसहैप नहीं होती, लोग एक्सटिंग्विशर चलाते थे जिससे पैनल्स कोलैप्स हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। अब क्या आ गया है कि सस्पेंशन सिस्टम में ट्यूबिंग सिस्टम हो गया है। एक्सटिंग्विशर एक होता है क्लीन एजेंट, ठीक है, वो पैनल के अंदर ट्यूबिंग करके लोहे की SS की जो ट्यूब होती है, हम लोग प्रॉपर वायरिंग करके उसको एंड तक इंस्टॉल कर देते हैं। कोई भी मिसहैपनिंग हो सीधा हम लोग प्रेस करते हैं, देन क्लीन एजेंट अपना वर्क करके आग को बुझा देता है। सो आई थिंक उदय जी आपने काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल प्रॉस्पेक्ट दिया अपने हमारे व्यूअर्स को। एंड इतने डिस्कशन के बाद एक डीप डिस्कशन हमने कर लिया इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर NOCs को लेकर के। वेयर डू यू सी द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री? फ्यूचर ग्रोथ का ये कि हाँ, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आइटम फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत अभी आगे जाके बहुत दिख रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया बढ़ता ही जा रहा है। जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी एंड कोई बिल्डिंग बिना फायर इक्विपमेंट्स के सेफ है ही नहीं। ना कोई बिल्डिंग सेफ है, ना उसमें रहने वाला पर्सन सेफ। तो आगे जाके अच्छा फ्यूचर है और मैं तो ये चाहूँगा कि लोग काफ़ी अवेयर रहें इसको लेके एंड कोई भी बिल्डिंग हो उसमें इक्विपमेंट ज़रूर इंस्टॉल करने चाहिए, जिससे आप तो सुरक्षित हो साथ में आपके आस पड़ोस के लोग भी सुरक्षित रहें, जिससे कोई भी मिसहैपनिंग हो तो आप अवेयर रहें उसके लिए। कुछ क्लोजिंग एडवाइस और जनरल एडवाइस इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी, डिज़ाइनिंग में, प्लानिंग में, सिचुएशन हैंडलिंग में? सिचुएशन हैंडलिंग क्या है, कोई मिसहैपनिंग जैसे भी मैं तो ये कहूँगा कि एक सिंपल सा कोई भी मिसहैपनिंग होती है बिल्डिंग में, आप घबराएं नहीं। घबराएंगे तो आप डर के भागोगे। तो अगर आग लगती है, जैसे ही मैं तो वैसे आग अगर लगती भी है तो उससे डरना बिल्कुल नहीं है। आपके नियरेस्ट जो भी एक्सटिंग्विशर या जो भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी पड़ा होगा उसको ऑपरेट करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग में डेमोस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग में अगर डेमोस्ट्रेशन प्रॉपर होते रहेंगे, प्रॉपर वर्किंग होती रहेगी, फायर इक्विपमेंट्स के लेके स्टाफ सीखते रहेंगे, तो कभी बिल्डिंग में आग लगी तो आराम से सेफ रहेगी। और जैसे लोग ये भी कहते हैं कि रात को आग शॉर्ट सर्किट रात को होता है, मैं उसी में आ जाता हूँ कि आप नॉर्म्स पूरे करें, स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाएं, ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो 60-65 डिग्री प्लस जैसे ही बिल्डिंग का टेम्परेचर होता है वो अपने आप वो ब्लास्ट हो जाता है, बर्स्ट होता है। ब्लास्ट भी कहते हैं वो, बट वो ब्लास्ट होना वैसा बॉम्ब जैसा ब्लास्ट नहीं होता, नॉर्मल ब्लास्ट होता है वो। उसके अंदर जो सेंसर जो लगे रहते हैं, टेम्परेचर वो ब्रेक होता है, देन पानी ऑटोमेटिकली, आजकल सब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, किसी को कोई ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटर नीचे जाने की, मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। कुछ भी उसमें आपको कि आप सोचो कि मुझे ये करना पड़ेगा उसमें या ऐसी चीज़ कुछ चलानी पड़ेगी जिससे आग बुझे, कुछ नहीं। आप अगर नहीं है वहाँ पे तो बिल्डिंग आपकी कंप्लीटली सेफ़ है। स्प्रिंकलर सिस्टम अगर आपके यहाँ लगे हो, टेम्परेचर आपकी बिल्डिंग का जैसे ही 65 डिग्री प्लस जाएगा, ईजीली सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है अपना वर्क करके आग को बुझा देगा ईजिली वे में, आप हो बिल्डिंग में अथवा ना हो। ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन प्लानिंग क्या एक आपकी जनरल एडवाइस रहेगी? डिज़ाइन प्लानिंग ये होता है कि हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम अगर कॉर्नर से लेते हैं, कॉर्नर से अगर मेन स्प्रिंकलर के साथ एक मेन हाइडर चलता है,
जो हम लोग मेन वेटराइजर में कनेक्ट करते हैं, राइट, उसको जो अगर कॉर्नर से वॉल से अगर हम लोग लेते हैं तो वॉल से 5 फीट की डिस्टेंस में रखेंगे हम लोग एज पर नॉर्म्स जो होता है, क्योंकि स्प्रिंकलर्स 360 डिग्री कवर करता है, 5 से 6 फीट, ठीक, 5 to 6 फीट आपका स्प्रिंकलर्स 360 डिग्री कवर करता है, 5 फीट राइट, 5 फीट लेफ्ट, 5 फीट फ्रंट, 5 फीट बैक, ओके, 5 फीट स्प्रिंकलर्स पे लगा, देन उसके आगे 10 फीट पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं स्प्रिंकलर, कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 फीट हो, 10 फीट मिनिमम होनी चाहिए, तो 5 फीट फ्रंट में कवर करें और आगे वाला 5 फीट बैक में कवर करें, ऐसे ही चलता रहता है, एंड हर लाइन 10 फीट पे डिस्टेंस में रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग बनाते सो थैंक्स फॉर द लवली सेशन ऑन द फायर सेफ्टी। हैं। थैंक यू, आई होप हमारे व्यूवर्स को आज काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा, आई होप सो। एंड लेट्स बिलीव कि कुछ लोगों को तो हम कम से कम फायर सेफ्टी के बारे में हम अवेयर कर ही पाए इस सेशन से, डेफिनेटली, एंड वी विल कंटिन्यू द सेम विद यू इन फ्यूचर एज वेल। एनी टाइम, Thanks a lot for being on our show. ओके।